हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर्स में हम लोग पीएसआर ऑप्शनल डिस्कस कर रहे हैं। तो पीएसआर ऑप्शनल में जैसे पहला यूनिट चल रहा है ये मीनिंग एंड अप्रोचेस। दो चीज़ें हम लोग हर लेक्चर में मैं आपको बताती आ रही हूँ, दो चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं। एक सिलेबस यूपीएससी का और दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि हम लोग रैंडमली ऐसे कुछ ना पढ़ने लगे। हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या है और यूपीएससी ने पुराने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर एग्जांपल मीनिंग एंड अप्रोचेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द रेमेडीज़ टू ओवरकम इट। तो अभी ये कैसे पता लगेगा कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये रैंडम नहीं है, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है, इसी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे पुराना क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि यूपीएससी ने क्या पूछा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1994 का ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्राइसिस एंड पॉलिटिकल थ्योरी सजेस्ट रेमेडीज़ टू ओवरकम इट। सबसे पहले तो हमें नेचर ऑफ क्राइसिस एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करना है, अब उसके बारे में रेमेडीज़ भी सजेस्ट करनी है। ऐसे ही मतलब थिंकर्स के ऊपर अगर मैं बात करती हूँ, जॉन प्लेमेनाक के ऊपर पूछा था, अर्नेस्ट बाकर के ऊपर पूछ लिया था, सेबाइन के ऊपर पूछ लिया था क्वेश्चन। तो अब ये पता कैसे लगेगा कि मतलब कि रैंडमली आप कोई भी थिंकर तो नहीं पढ़ के जाओगे ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हेल्प कर देते हैं क्योंकि रिपीटेटिव होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें ये थिंकर्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस एंड रेमेडीज़ टू ओवरकम इट, सबसे पहले पॉलिटिकल क्राइसिस डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर क्राइसिस हुआ था पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में, और मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी में ये मेजर क्राइसिस आया था, जहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं और हिस्टोरिसिज्म के पर्सपेक्टिव में बात की जाती है। सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जितने भी थे उस टाइम पर, जो मॉरल प्रोपोजिशन चल रही थी उनकी एज के टाइम पर, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जितने भी मॉरल प्रोपोजिशंस थे वो उन्हीं में ही बह गए थे। तो उन्हीं के साथ उन्होंने सबमिट कर लिया, सबमिसिव थे वो उस चीज़ के लिए। तो मॉरल प्रोपोजिशंस में पढ़ के वो क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आनी चाहिए थी, उनकी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। तो उससे क्या हुआ, लॉस ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हुई, जिसकी वजह से जो एक मेजर रीज़न बना कि पॉलिटिकल क्राइसिस उस टाइम पर देखा गया। तो यहाँ पर जो एम्फेसिस दिया जाता है जैसे मॉरल प्रोपोजिशंस में या मॉरल वैल्यूज़ में, वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो वैल्यूज़ चलती आ रही है उनको अनकवर किया जाए या रिवील किया जाए। जिसका मतलब ये होता है कि आपको ये मॉरल वैल्यूज़ की ना मेरिट में नहीं पढ़ना है बेकार में, कि मतलब मॉरल वैल्यूज़ की मेरिट के बारे में आप इंक्वायर करना चाह रहे हो, उस सब चीज़ों में डिटेल में नहीं जाना है। बल्कि मॉरल वैल्यू सिर्फ इसलिए होती है कि आप किसी भी चीज़ का एक ओरिजिन क्या है या डेवलपमेंट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, उतना पता लगा पाओ। तो उस चीज़ में हिस्ट्री काम आती है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को एंडोर्स करती है कि किस तरीके अभी जो आपकी वैल्यू है उसका कुछ ना कुछ तो पास्ट रहा होगा ना कहीं से, तो वो वैल्यू ओरिजिनेट हुई है, तो कहीं ना कहीं से तो निकल के आई है, कहीं ना कहीं से फिर वो वैल्यू ओरिजिनेट होने के बाद धीरे धीरे डेवलप हुई, है ना। और जिस वजह से वो आज तक भी एग्जिस्ट कर रही है, और डेवलपमेंट के बाद भी उसका कुछ तो सोशल इम्पैक्ट रहा होगा जो लोग आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ के बारे में हिस्ट्री मदद करती है। अब इसमें ये जो क्राइसिस हुआ, इसमें इसकी रेमेडी क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो 1930s में पॉलिटिकल थ्योरी में क्या हुआ कि जितने भी हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ हैं वो सब की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई, कि जितनी भी हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू हो गए लोग। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो स्टडी थी हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ की, या हिस्ट्री में जाने की जो बात थी पॉलिटिकल थ्योरी के कंटेक्स्ट में, वो क्यों की गई, ताकि लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी को डिफेंड किया जा सके। तो पर्पस खाली ये था कि टू डिफेंड लिबरल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी। क्यों, ताकि टोटलिटेरियन टेनेट्स जो हैं उनको अपोज किया जा सके। टोटलिटेरियन थ्योरी कौन सी होती है, जैसे टोटलिटेरियन बेसिकली वो रिजीम होती है, गवर्नमेंट होती है जिसमें एक ही कोई पर्टिकुलर पार्टी होती है, उसी का ही राज चलता है, ठीक है। तो जितने भी टोटलिटेरियन टेनेट्स होते हैं, कम्युनिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, उनके ऑपोजिशन में यहाँ पर बात की गई, उनके ऑपोजिशन में खड़े होकर लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी को डिफेंड करने के बारे में बात की गई। अब लासवेल ने एक साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के बारे में ट्राई किया, और उनका ये था कि पर्पस ये था बेसिकली कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। और मेरियम जो एक थिंकर थे, उनके एम्स और डायरेक्शन को भी और ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो क्लासिकल ट्रेडिशन का तो ये एक सिंपल सी चीज़ चल रही थी, बट जो साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी थी उन्होंने डिस्क्राइब करने के बारे में बात की थी रादर देन प्रिस्क्राइब। क्योंकि क्लासिकल ट्रेडिशन में क्या हो रहा था, प्रिस्क्राइब चल रहा था, साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी में क्या हुआ, अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब होने लगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ट्रेडिशनल सेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, आरेंट, देन थियोडोर ओडोर्नो, मार्कस, लियोस्ट्रॉस, इन सब के वर्क में आपको
ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्लासिकल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लियो स्ट्रॉस की अगर हम बात करते हैं, वो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि कैसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जब आपका क्राइसिस आ गया था मॉडर्न टाइम्स में, उसको बचाने के लिए, उस क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए हेल्प कर सकता है। एक रेमेडी है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर क्या है कि लियो स्ट्रॉस जो है वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो आइडियोलॉजिकल होती है नेचर में, ठीक है, या हर किसी पॉलिटिकल थ्योरी का एक सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, इस बात से वो अग्री नहीं करते। क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो, उनके लिए वो मोटिवेट रहते हैं कि अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, और अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल्स, जो राइट ऑर्डर के प्रिंसिपल्स होते हैं, वही एक रीज़न होते हैं कि आपके सोशल एग्जिस्टेंस में एक ढंग से एक चीज़ चलती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लियो स्ट्रॉस का बेसिकली एक वही एग्जाम्पल है। वो उनका मानना यही है कि सारी पॉलिटिकल थ्योरी जो है आइडियोलॉजिकल नहीं होती है। लियो स्ट्रॉस ये भी कहते हैं कि जितने भी मेथड्स हैं या पर्पसेस हैं नए पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं और ये बताते हैं या ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो नया पॉलिटिकल साइंस के हमने जो नए मेथड और पर्पसेस निकाले हैं, उसको अगर हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी से कंपेयर करने जाएंगे तो वो एक डिफेक्टिव साउंड करेंगे, पर्टिकुलरली एरिस्टोटल के। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उसको इम्पार्शियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होल्ड करता है ह्यूमन एंड्स के, ठीक है। ऐसा ही वॉगलिन है जो कि कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों ही इनसेपरेबल हैं और एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक आइडियोलॉजी नहीं है, एक यूटोपिया नहीं है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल थ्योरी एक एक्सपीरियंशियल साइंस है ऑफ द राइट ऑर्डर इन बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। तो ये थिंकर ये कहते हैं, जैसे वॉगलिन है और भी कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस के साथ आती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो एक्सपीरियंशियल साइंस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आप और एक्सपीरियंस करते हो तब पॉलिटिकल थ्योरी ग्रो करती है, डेवलप करती है। तो एक्सपीरियंशियल साइंस है राइट ऑर्डर की, इंडिविजुअल सोसाइटी दोनों में जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसके हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी आगे ग्रो करती है, इवॉल्व करती है, ठीक है। तो इसमें इट हैज़ टू डाइसेक्ट critically and empirically the problem of order. Empirically, again, this depends upon the data and facts, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी समझना है, दोनों इनसेपरेबल हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आप एक्सपीरियंस करते हो, उसको समझते हो, क्रिटिकली एनालाइज करते हो, और जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं आपके सोशल ऑर्डर में उनको एम्पेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अब लियो स्ट्रॉस जो है वो डेविड ईस्टन का जो चार्ज है हिस्टोरिसिज्म का, उसको काउंटर करते हुए कहते हैं कि जो न्यू साइंस है वही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने जो जनरल पॉलिटिकल क्राइसिस है वेस्ट का, जब जनरल पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ वेस्ट का, उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया, अबेट किया कि नॉर्मेटिव इश्यूज़ को सिंस आपने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, जिस वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वेस्ट में हुआ। क्यों? क्योंकि नॉर्मेटिव इश्यूज़ का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि आपने वैल्यूज़ को निगलेक्ट किया, फ़िलॉसफी को निगलेक्ट किया। तो अगर आप नॉर्मेटिव इश्यूज़ को निगलेक्ट कर दोगे और सिर्फ आप एम्पिरिसिज्म पर ही फोकस करोगे, मतलब कि अगर आप वैल्यूज़ और फिलॉसफी को बिल्कुल निगलेक्ट करके आप ज़्यादा प्रमोट करोगे कि आपके फैक्ट्स पर और आपके डेटा पर और साइंस पर विदाउट पेइंग एनी हीड टू वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी, तो आपका जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो फेल हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों का एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, मतलब कि वैल्यूज़ और फिलॉसफी भी आपके लिए ज़रूरी है और फैक्ट्स और डेटा और साइंस भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी हैं। दोनों ही चीज़ें इक्वली ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो ये लियो स्ट्रॉस के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग अपने पॉइंट्स दिए हैं कि क्या रेमेडी हो सकती है पॉलिटिकल क्राइसिस की। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पॉलिटिकल क्राइसिस सबसे पहले आया क्यों, तो वो हमने देख लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कैसे हुआ और मॉरल प्रोपोजिशंस के मामले में पड़ गए थे ये लोग, ठीक है। और रेमेडी क्या हो सकती है वो भी हमने पढ़ा।
ये क्लासिकल ट्रेडिशन एक रेमेडी बन सकती है, ठीक है। और लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी को डिफेंड किया अगेंस्ट दी टोटलिटेरियन टेनेट्स ऑफ कम्युनिज्म, फासिज्म, नाजिज्म वगैरह को, ठीक है। यहाँ पर लियो स्ट्रॉस के बारे में हमने देखा कि वो क्या कहते हैं कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फिर वॉगलिन ने क्या बोला कि बेसिकली एक्सपीरियंस से आती है पॉलिटिकल थ्योरी। देन लियो स्ट्रॉस ने अगेन डेविड ईस्टन के चार्ज को काउंटर किया और ये बताया गया कि नॉर्मेटिव इश्यूज़ का अगर आप निगलेक्ट कर दोगे तो आपकी पॉलिटिकल ऑर्डर फेल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बात की हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कैसे हो गया।